क्लास से क्यों बाहर निकाल दिया, कुछ भी नहीं कह पाओगे क्योंकि गलती आपकी होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना हेडिंग डल गई। तो सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में लिखेंगे, क्या होती है संविधान की प्रस्तावना। तो देखोगे यहां पर प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है, हम भारत के लोग, यहीं से संविधान की शुरुआत मान लो आप, यहीं से संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत मान लो। यहीं से पूछा जाए बताइए संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग, कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का प्रारंभ कहाँ से होता है या प्रस्तावना का प्रारंभ कहाँ से होता है, हम भारत के लोग। ठीक है, फिर इसके आगे देखोगे आप, अब आगे पूरी प्रस्तावना ये लिखी है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, लिखना पड़ेगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब समता या समानता कह सकते हो, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ध्यान आ रही है डेट, ठीक है, उसी दिन जो है संविधान कंप्लीट हो गया था। संविधान को आंशिक रूप से, ठीक है, उसको लागू किया गया था। ठीक है, आत्मार्पित कहते हैं, अधिनियमित कहते हैं, ठीक है, किया गया था संविधान को। तो ये सारे शब्द, और ये हिंदी में लिखी है जी, जैसे जो हिंदी संवत में कौन सी तिथि थी उस समय, जैसे 26 नवंबर 1949, तो ये तो हो गई अपनी, पता है, जो कैलेंडर के अनुसार हो गई। और जो हिंदी के अनुसार कौन सी तो कौन सी थी जी, मिति मार्ग शीर्ष हो गया शुक्ल, जो शुक्ला लिखी शुक्ल हो गया, वो शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, मतलब विक्रम संवत के अनुसार 2006 होगी उस समय। विक्रम संवत तो जानती हो आप लोग, ठीक है। वैसे जी अपने संवत जो माना जाता है वो कौन सा, शक संवत चलता है, ठीक है। जो विक्रमी के अनुसार है तो विक्रमी मतलब विक्रम संवत के अनुसार होगी, लेकिन विक्रम के अनुसार तो बहुत कम हो जाएगी। फिर पढ़े हैं जी संवत, अच्छा पता होगा आपको शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती, ठीक है। तो शक संवत के अनुसार कब हुई थी, तो ध्यान रखना जी शक संवत के अनुसार होगा जी, जो डेट लिखी है 2006 वो किसके अनुसार होगी, शक विक्रमिक संवत के अनुसार नहीं होगी, वो तो और कम हो जाएगी, ठीक है। 57 ईसा पूर्व है वो, बात समझना। देखो चलो हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा डेटा बता दे रहे हैं, यहाँ देख लियो तुम। जैसे कि उस समय कितनी थी, 1949 थी, बात समझना, 1949 थी उस समय, ठीक है। अब बात करें 57 ईसा पूर्व, ये विक्रमी लिखी तो भाई जो लिखा है वो सत्य होगा, फिर अपने हिसाब से कछु नहीं सोचें। विक्रमी लिखी तो विक्रम संवत के अनुसार होगी जी डेट, लेकिन अपना जो मान्यता प्राप्त जो संवत है वो शक संवत है, ये बात भी ध्यान रखना। विक्रम संवत नहीं है, लेकिन शक संवत जो है राष्ट्रीय संवत कहलाता है अपना। तो 57 ईसा पूर्व किसकी शुरुआत मानी जाती है, 57 ईसा पूर्व किसकी शुरुआत मानी जाती है, विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। अच्छा अब 57 ईसा पूर्व से तुम किस में पहुंचोगे अभी, ईसवी में, तो आपको 57 वर्ष मतलब ऐड करने पड़ेंगे इसमें। और जो ईसवी है जो कितनी है जी, ईसवी है, अब इसमें 57 आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि तुम्हें 57 वर्ष
मतलब आगे तक जाना पड़ेगा, तो इसमें 57 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा जी, 2006 हो जाएगा। तो जो विक्रम संवत के अनुसार बिल्कुल सही निकली डेट, ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार ही है जी। और शक संवत के अनुसार निकालते तो इसमें 78 माइनस करते, क्योंकि वो 78 जो है ईसवी में शुरू हुआ था, तो 78 माइनस करना पड़ेगा इसको, तो फिर वो शक संवत में डेट आएगी इसकी। किसी में भी पूछें आपसे, इतिहास में हमने पढ़ा है ना ये शक संवत और विक्रम संवत, सारी चीजें हमने आपको पहले से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़े हैं वो अभी समझ लो कि हमने बता दिया विक्रम संवत और शक संवत की शुरुआत कब से हुई थी। ऐसा भी क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि शक संवत और जो शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, इन दोनों में बताइए कितने वर्ष का अंतर होता है? 135 वर्ष का, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब आंसर आएगा, घटाना नहीं है इन्हें, जोड़ना है, क्योंकि जी ईसा पूर्व है, जी ईसवी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दें हम, देखना, जैसे हम बोले आपसे कि 8 लिखे, बताओ -4 जी लिखे, बताओ इनमें कितने का अंतर है? इनमें पूछे आप बताओ कितने का अंतर है, तो जिनको अंतर निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, और माइनस माइनस का हो जाए वो प्लस हो जाए, तो अंतर कितने को आएगा? 12 को। अब जी घटवी की जगह तो जुड़ गए ना, तो ऐसे ही यहाँ पर जुड़ जाती है। कुछ आई बात समझ में? अब तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने बता दिया कि जुड़ते क्यों हैं आपस में। तो ध्यान रखना, शक संवत और विक्रम संवत में 135 वर्ष का अंतर रहता है दोनों में, ठीक है। तो ये पूरी प्रस्तावना है, पहले प्रस्तावना इतनी राइट कर लो आप लोग, साफ साफ दिख ही रहा होगा। फिर प्रस्तावना से संबंधित कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर नीचे, वो हम आपको लिखा रहे हैं अभी, ठीक है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लिख लो लेकिन यहाँ पर, ठीक है। कहाँ तक लिखना है? पूरी शुरू से जहां तक हमारी लाइन पहुंच गई है पूरी यहां तक लिखना है आपको। ये लिखा है, वो शब्द के बारे में बात कर रहे थे, देखो इस विधान को 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। तो ये 3 शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ संविधान को कब आत्मार्पित किया गया? 1949 में, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित किया गया था। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? संविधान को कब अधिनियमित किया गया था? यही शब्द पूछे जाते हैं, तीनों शब्द एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और कई लोग पता क्या कर देते हैं इसमें, 26 जनवरी 1950 लगा के आगे बढ़ जाते हैं। 26 जनवरी 1950 लगा देते हैं, संविधान लागू होने की तिथि है वो। संविधान लागू कब हुआ था पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे के बारे में भी, इसके बारे में बात बताते हैं एक आपको। इस डेट पे ही, मतलब 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया था? इसके पीछे का एक मतलब रहस्य है। रहस्य सुनना पहले ध्यान से और लिखते भी जाना इसको साथ में। रहस्य ये है, क्या हुआ था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, उनने एक घोषणा की थी उस लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। और उन्होंने मनाया भी था और झंडा भी फहराया था उनने भारत का। स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, मैंने तो ये कह दिया था कि हम तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे उसी दिन। अब इस तिथि के जो मान लो, इस तिथि का जो 26 जनवरी 1930 में जो स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था, ठीक है, जो स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था, उसकी जे समझ लो उसका महत्व बना रहे, 26 जनवरी का महत्व बना रहे, इसीलिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया। इसको बस ऐसा समझ लो, अधिनियमित कर दिया, आत्मार्पित कर दिया, अंगीकृत कर दिया, इसको मान लिया गया। संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 49 में बनकर तैयार हो गया, 1949 में बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू इसीलिए किया गया था। ये बात हमें लिखाना ही है आपको, ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, उसी दिन बन गया तो उसी दिन लागू क्यों नहीं किया इनने? तो इसके पीछे का रीजन ये था। बात समझ में आई सभी को?
कि क्यों उस दिन लागू किया गया था संविधान को। तो पहले अब संविधान की प्रस्तावना लिख लो कंप्लीट, फिर प्रस्तावना के बारे में कुछ फैक्ट हैं और लास्ट में जो फैक्ट हमने आपको बताया वो भी लिखा देंगे, ठीक है। पहले इतना कंप्लीट कर लो आप लोग। चलो ठीक है, अब करें स्टार्ट। इधर हो जाएं, थोड़ा और जूम कर दें, लेकिन अब जूम करेंगे तो दिक्कत जी हो जाएगी, ये लाइन है ना वे गड़बड़ हो जाएंगी, मिटाने पड़ेंगी ये पूरी लाइन है, फिर दोबारा से जूम करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तुम लिख लो पहले। हम बस जो है पानी मिलता रहे और थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ खाने के लिए मिलता रहे, हम दिन भर पढ़ा दें बाद ना। सुबह से स्टार्ट करेंगे और दिन भर पढ़ाते रहेंगे, फिर दूसरे दिन चाहे हम पढ़ाएंगे नहीं फिर लेकिन एक दिन तो पूरे दिन पढ़ा दें हम, कोई दिक्कत नहीं है। सेल पे सेल ले आइयो बैटरी के इसके, पढ़ाते रहेंगे हम। आप वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा देंगे, अपना वॉल्यूम कम कर लेंगे, पढ़ाते रहेंगे और क्या है, दिन भर मैराथन लगा देंगे हम। पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं, 12 घंटा पढ़ा दें। ऐसा नहीं है, हमने पढ़ के भी देख लिया पूरे दिन। एक दिन हमने चैलेंज दिया था अपने आप को कि पूरे दिन किताब हाथ से छोड़ने नहीं है किताब सामने रखी तब भी खाना खाने बनो, पानी पीने तब भी किताब सामने होने चाहिए, लेकिन पूरे दिन पढ़ते रहो। क्या होता है फिर उसके बाद, कछु नहीं है, ऐसी नींद आई थी बाद ना जैसी कहूँ नींद नहीं आई हुए, रात भर अच्छे से सोए, थक गए पढ़ पढ़ के। कुछ नहीं होता, आदमी ना कभी देखो पढ़ने से कोई कभी नहीं मरा भैया के साहब, पढ़ते पढ़ते वो मर गया या उसको चक्कर आ गए, बहुत कछु होता। 12 घंटा में समाधान 2 बार फिर जे, एक दिन में भी बहुत कुछ हो जाता है। चलो बात नहीं करो, थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर लो। चलो एक बार हम पढ़ के सुना दे रहे हैं ना आपको ये। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय वही दिलाने की बात कही गई इसमें। फिर इसके बाद विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतवार मतलब एतवार की दिन होगा उस
हाँ एतद् द्वारा ही तो है, एतद् द्वारा इस, हाँ तो एतद् द्वारा होगा, एतद् द्वारा ही है, सही है, एतद् जामे द्वारा है, जो द्वारा ही लिखी जो, एतद् द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बस ये है पूरी प्रस्तावना। अब आगे की बातें अपन और पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट हो गया होगा अब तक तो। चलो ये साइलेंट रहोगे सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा और देख लो, कुछ फैक्ट और हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, इन फैक्ट को और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आपको पता है संविधान की कुंजी भी कहलाती है प्रस्तावना। तो देखो ये फैक्ट है, संविधान का प्रारंभिक कथन है जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है। इसे राजनीतिक कुंजी और राजनीतिक जन्मपत्री बताया गया। मतलब जो प्रस्तावना है उसको तुम राजनीतिक कुंजी कह सकते हो और राजनीतिक जन्मपत्री इसको बताएगा। जन्मपत्री भी कह लो कि जो संविधान की जन्मपत्री है, इसी में पूरा सार लिखा है कुछ शब्दों में, वो शब्दों के बारे में भी बता दे रहे हैं आपको थोड़े से। वैसे शब्द पूरे आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेंगे, वैसे चाहो तो यहाँ पर उन शब्दों के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता दें, जानकारी ना हो आप लोगों को, तो थोड़ा सा देख लो इसमें। जैसे कि बात करें अपन जैसे कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब तो यही है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत को एक संपन्न देश बनाएंगे, ये तो सब बात समझ गए होंगे। समाजवादी का मतलब ये है कि भारत, जैसे कि बात करें अपन मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है जो कि एक समाज में रहता है, तो समाज में संतुलन बना रहे इसलिए भारत को समाजवादी बनना ही पड़ेगा। संतुलन बना रहना बहुत जरूरी होता है। समाज वितरण वही है कि यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं, सारी चीजें, वो सामाजिक वितरण तो यही हो गया कि समाज में जैसे कि मान लो नीति न्याय ये सब चीजें रहनी चाहिए। नहीं, समाजवादी का मतलब ये नहीं होगा शक्तियों का वितरण, समाज से होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब जरूर समझ रहे हैं कि यहाँ पे कई प्रकार के, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये अलग अलग प्रकार के धर्म हैं यहाँ पर, वो हो गया पंथ निरपेक्ष। अलग अलग प्रकार के धर्म है, अलग अलग प्रकार के धर्मों का समावेश है भारत में। और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब तो आप अच्छे से जानते हो, लोकतंत्र का मतलब जो जनता सरकार जो है जनता के लिए है, सिंपल सी बात, जनता सरकार के लिए, सरकार जनता के लिए, वही है लोकतंत्र। और गणतंत्र का मतलब आपको पता ही है, जो मतलब सर्वोच्च जो मतलब या कह लो राष्ट्राध्यक्ष कह लो, राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, मतलब राष्ट्राध्यक्ष जनता या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, उसको ही गणतंत्र कह सकते हो, ठीक है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, हाँ यहाँ पर ये है सामाजिक शब्द, ये है देखो यहाँ पे, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब समाज से संबंधित कोई न्याय हो, आर्थिक मतलब जानती हो फाइनेंस से संबंधित कोई भी न्याय हो, या राजनीतिक किसी मतलब राजनेता ने मान लो किसी का द्वेष भावना से कोई अहित किया हो तो उससे संबंधित न्याय हो, किसी भी प्रकार का न्याय हो, वो आपको न्याय भारत सरकार दिलाएगी, जो भारत सरकार का क्या मान लो आप एक कर्तव्य मान लो, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति क्या होती है, देखो विचार अभिव्यक्ति क्या होती है, तो विचार अभिव्यक्ति जो होती है कि बोलने की स्वतंत्रता कह लो आप, तो जैसे कि प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस, ठीक है। जो प्रेस के लोग होते हैं मतलब जो न्यूज़ वाले, तो वे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता दी गई, इसीलिए तो पूछ पाते हैं वो, तो वही है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। विश्वास, धर्म, उपासना, मतलब तुम कोई भी धर्म की उपासना कर सकते हो, यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आप मतलब अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी छोड़ सकते हो हैं, और अपने धर्म से रिलेटेड उपासना कर रहे हो तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है यहाँ भारत में, ठीक है। और कंट्री, क्योंकि भारत किसी भी धर्म को मतलब स्पेशली संरक्षण प्रदान नहीं किया है यहाँ पर, किसी भी धर्म को, सभी धर्मों को समान तरीके से यहाँ मतलब माना गया है, ऐसा मान सकते हो तुम, ठीक है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, अवसर की समानता ये होती है कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, आपको भी मौका है कि आप मतलब आप में काबिलियत हो तो आप ले सकते हो, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो वही अवसर की समानता कहलाती है, ठीक है। अवसर की समानता सभी को दी जाती है, चाहे फिर इसमें महिला हो चाहे पुरुष हो,
सभी को यदि मैंने काम किया है तो उन्हें उनके हिसाब से वेतन भी मिलेगी, समान मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलती है कुछ। अवसर की समानता हो गई है, ठीक है। तो समान अवसर प्रदान किया जाता है सभी को, ठीक है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता अखंडता तो तुम अच्छे से जानती हो कि हमेशा भारत देश जो है एकता के सूत्र में बंधा रहे, अखंड भारत रहे, इसके टुकड़े ना हो। जैसे आपको पता है कि कई जो है मतलब बहुत से भारत में ऐसे केस भी चल रहे हैं, वे अलग अलग मांगें कर रहे हैं। जैसे पता होगा कि पंजाब वाले क्षेत्र में है खालिस्तानी जो है खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत अखंडता अखंड बना रहेगा। जितना भारत है वो तो कम से कम अखंड बना रहे, ठीक है। तो इसलिए उनकी मांगें सुनी नहीं जाएंगी यहाँ पर। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, अब तो ये तो संविधान के मतलब कब उसको अंगीकृत किया गया था उसके बारे में लिखा है जी, ये मैंने प्रस्तावना आपकी, ठीक है। क्या नीचे वाली जी लिखने है ना जी कि संविधान की कुंजी कहते हैं, राजनैतिक जन्मपत्री कहते हैं, डेटे वगैरह नहीं लिखी जी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, जैसी आपकी मर्जी हो, नहीं तो जे तो लिखना ही लिखना है। चलो यहाँ लिख लो, अब बातें नहीं करो, चाहो तो लिख सकती हो संविधान की जो प्रस्तावना को ही राजनैतिक कुंजी और राजनैतिक जनपत्री बता मतलब कहते हैं। प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को नाम सुनो आपने, मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। खैर जी पहले नहीं थी, एमपी के जरूर जी पहले थे, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जी एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। इनने क्या कहा था कि संविधान, इन्होंने जो प्रस्तावना थी उसे प्रस्तावना को संविधान की क्या बताया उन्होंने, आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, मोहम्मद, ठीक है, हिदायतुल्लाह। क्या तो अपने अपने अलग अलग शब्द हैं, किसी ने कुंजी कहा, किसी ने आत्मा कहा, एक से अधिक लोगों ने भी कहा, समझ पा रहे बात को, इनने भी कहा, उसको समझना पड़ेगी बात को। तो मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अब ऐसा नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाग को भी क्या कहा है, संविधान की आत्मा का। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा एवं हृदय कहा है उन्होंने, आर्टिकल 32 को कहा है उन्होंने। तो सब अपने अपने हिसाब से मत देते हैं कि हमारे हिसाब से ये आत्मा होगी संविधान की, जो मेन आत्मा का मतलब क्या है जी, मेन आधार है संविधान का, ऐसा मान लो, ठीक है ना, मेन आधार मान लो उसको। चलो और भी फैक्ट हैं इससे रिलेटेड देख लो, संविधान की प्रस्तावना के बारे में फैक्ट है, यह गैर न्यायिक है क्योंकि इसके प्रावधानों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो यह गैर न्यायिक है क्योंकि इसके प्रावधानों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। फिर इसके बाद प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत का संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। अब आपसे पूछें कि संविधान में प्रमुख किसको माना गया है, सुनो तो, कि संविधान में प्रमुख किसको माना गया है, उसमें ऑप्शन मिलेंगे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जनता को। तो आंसर क्या करोगे, जनता को, क्योंकि इसमें प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत का संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है, यहाँ जनता प्रमुख है, समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। जनता को प्रमुख माना जाता है, जनता से ही संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारतीय संविधान जो है किससे अधिकार प्राप्त करता है, सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से, जनता से। अब क्या आंसर करोगे तुम, कि भारतीय संविधान जो है अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। कई लोग ढह जाएंगे इसी क्वेश्चन में, छोटा सा एक लाइन से क्वेश्चन बन जाए बस, कई लोग सुप्रीम कोर्ट तुरंत लगा देता आंसर इसका कि सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसका क्या है, संरक्षक है, अभिभावक है। तो कई लोग ये लॉजिक लगा लेते हैं कि नहीं वही आंसर होगा, लेकिन सही आंसर इसका क्या होगा, जनता से प्राप्त करते हैं अधिकार। तो ये फैक्ट लिखते जाओ इनको।
ठीक है ना। दिख रहा है ना। हम्म। ठीक है। ये ऑल कंप्लीट कर लो इन इफेक्ट को, आगे के बाद में देख लेंगे अपन। अब संविधान की प्रस्तावना के बारे में और थोड़े से फैक्ट और बता दे रहा है आपको। जैसे संविधान की प्रस्तावना में देखा जाए तो एक बार संशोधन हुआ था बस। कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो वो हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ अभी तक। ठीक है। अब इसके बाद एक केस हुआ था 1973 में, केशवानंद भारती बनाम भारतीय संघ के, मतलब तो उससे रिलेटेड जो केस भी पढ़ना पड़ेगा। केशवानंद भारती बनाम केस भारत सरकार, तो भारत सरकार से ही केस हो गया था साहब। सोचो केस जो केशवानंद ने लगाया था, इसको किससे संबंधित था कि इसमें पता फैसला क्या सुनाया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तुम सोचोगे भारतीय संविधान का मूल ढांचा है ये, चाहे भारत सरकार हो चाहे को, भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, संविधान संशोधन करके उसमें जो और भी चीजें परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन मूल ढांचा कभी परिवर्तित नहीं होगा उसका। ठीक है, ऐसा कहा था उन्होंने। और भी समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, अभी तो क्या जीतेंगे वो तो, इसीलिए तो ये केस पढ़ना पड़ता। और भी है प्रस्तावना से संबंधित केस, मतलब उससे, ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं बहुत से केस। जी बहुत फेमस है, लेकिन ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केस कब हुआ था, कौन से सन में? 1973। ठीक है। हाँ, यूपीएससी एमपीपीएससी में निबंध आता है इसके ऊपर लिखने के लिए, बिल्कुल सही है। यूपीएससी एमपीपीएससी में हमेशा जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता चला आ रहा है कई वर्षों से। पूरा केस लिखना पड़ता है। अब नंबर का हम खुद दिया है, का मेन सब है। चलो देखो यार, तो क्लियर है इतना? लिख लिया सभी ने?